नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आरबीआई में दखल के आरोपों को केंद्र ने किया खारिज। कहा, कानून में है विचार विमर्श का प्रावधान। कांग्रेस ने संस्थाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अमरिंदर सिंह। कांग्रेस आलाकमान से मांगी अनुमति। पटियाला से भी हैं पार्टी उम्मीदवार। महात्मा गांधी पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयान की निंदा। बीजेपी ने बताया निजी राय। भारी दबाव के बाद जताया खेद। वरिष्ठ राजनेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का निधन। कई दिनों से थे बीमार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत गुजरात ने रचा इतिहास। मजबूत टीम मुंबई को 5 विकेट से दी मात। पार्थिव पटेल का शानदार शतक। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक की आजादी में दखल के आरोपों को खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा कि वो आरबीआई की स्वायत्तता का पूरा सम्मान करती है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आरबीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कल उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर ये आरोप लगाए थे। रिजर्व बैंक कर्मचारियों की चिट्ठी के बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल केंद्र पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। इन दलों का कहना है कि इससे रिजर्व बैंक की स्वायत्त छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी संस्था को जब मोदी जी जेबी संस्था बना देंगे तो देश की आर्थिक स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी। सामने आना चाहिए उर्जित पटेल जी को, जिन्होंने घुटने टेक दिए हैं, जो दंडवत हो गए हैं मोदी जी के सामने, और पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आरबीआई मस्ट फंक्शन विद सम amount of autonomy, and that autonomy has been undermined, and it is RBI governor who gives promise to the citizens, and it should be understood properly and government will have to answer. वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वो रिजर्व बैंक की आज़ादी और स्वायत्तता का पूरा सम्मान करता है। मंत्रालय ने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श होता है और कानून में इसका प्रावधान है। इस तरह की चर्चा को स्वायत्तता में दखल नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने कहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए सबको राजनीति से बचना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, और जो भी है आरबीआई के जो भी चीफ होंगे वो इस पर जवाब देंगे, या जो भी उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं। इस पर राजनीतिकरण की ना तो कोई गुंजाइश है और ना ही कोई राजनीतिक टिप्पणी बनती है इस विषय पर। रिजर्व बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के 4 संगठनों ने उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि नोटबंदी के बाद आरबीआई की छवि और स्वायत्तता को इतनी ठेस पहुंची है कि अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। नकदी प्रबंधन के लिए वित्त मंत्रालय से एक अधिकारी को नियुक्त करने का विरोध भी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद कुप्रबंधन से कर्मचारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करके वॉच रखना, ऑपरेशन में दखल देना, ये ठीक नहीं है। और इसके लिए हम सभी श्रेणी के कर्मचारियों ने ये जो हस्तक्षेप है रिजर्व बैंक के कारोबार में, उसको हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि आरोपों की जांच होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर रिजर्व बैंक के कुछ लोगों ने कुछ गलत किया है तो उसको उनको ह्यूमिलेशन लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। 8 नवंबर की आधी रात से नोटबंदी लागू हुई थी। इसके बाद रिजर्व बैंक के पुराने नोट बदलने और इन्हें जमा करने के नियमों में कई बार बदलाव किया गया, जिसकी विपक्षी दलों ने निंदा की। लेकिन सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि परिस्थितियों के हिसाब से नियमों में बदलाव किए गए। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने उनके बयान की निंदा की है।
बाद में उन्होंने बयान वापस ले लिया। उधर बीजेपी और हरियाणा सरकार ने अनिल विज के बयान से किनारा कर लिया है। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। गांधी का नाम जुड़ता रहा, गांधी खादी उठ ही नहीं सके, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है, ये हट जाएंगे धीरे धीरे। कांग्रेस ने अनिल विज के बयान की तीखी आलोचना की है। दूसरे दलों ने इस मुद्दे पर बीजेपी और सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से इसी प्रकार के ऊल जलूल, आपत्तिजनक और बेतुके बयानों की अपेक्षा इस देशवासियों को करनी चाहिए। खादी और गांधी इस देश का इतिहास भी हैं, इस देश की आत्मनिर्भरता की पहचान भी हैं। कि बापू ने जो आज़ादी दिलाई और आज बोलने के उनको छूट है, मंत्री बने हैं, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है ऐसे लोगों को इस तरह का बात का व्यवहार गांधी बापू के विषय में करने का। ये उनकी मानसिकता का एक प्रदर्शन है, लेकिन ये बयान उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन ये शब्द लिख के कहीं और से आए हैं। ये उनकी पार्टी की जो विचारधारा है उसका एक प्रतिबिंब है। उधर हरियाणा सरकार और बीजेपी ने अनिल विज के बयान को निजी विचार बताकर किनारा कर लिया है। गांधीवादी समाजवाद को हम प्रेफर करते हैं, तो इस नाते से कोई और इसके अदरवाइज किसी प्रकार की कोई बात कही होगी तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कही होगी, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर और डायरी पर इस साल महात्मा गांधी की बजाय चरखे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी है और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और खुद बीजेपी सफाई दे रही है कि गांधी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अब हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज के बयान ने पार्टी को और मुश्किल में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने पार्टी आलाकमान से लांबी सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो लांबी सीट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी आलाकमान से मंजूरी मिलने पर वो पटियाला और लांबी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नवजोत सिंह सिद्धू के पार्टी में शामिल होने में देरी पर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में हैं और अमृतसर पूर्व से उम्मीदवार होंगे। लेकिन 100% ही इज इन द कांग्रेस एंड एज डॉक्टर नवजोत सिद्धू जी ने अनाउंस किया है, ही इज द कैंडिडेट फ्रॉम अमृतसर ईस्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी और सरकार बनने पर बीजेपी अकाली दल सरकार की करतूतों की जांच कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही नेता भी अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र अरिदमन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता दलजीत सिंह कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दलजीत सिंह समर्थकों के साथ शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैं कई बारी ना की, 4 बारी ना की, फिर अखीर दे उत्ते उन्होंने मैनूं ढा लिया। वो कहंदे जी तुसीं खड़े होना ही होना। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रहे राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया और हमारे क्षेत्र के हमारे लोगों को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। और उसके बाद फिर जो अंत में पारिवारिक कलह जो इस तरह से पहुंच गई, तो और फिर आजम खान साहब का बयान आ गया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो जनता ने पूरा हम पे दबाव बनाया और जनता ने ये महसूस किया कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले शुक्रवार को अशोक प्रधान समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में वापस शामिल हो गए थे। हर चुनाव के पहले टिकट कटने और पार्टी से असंतुष्ट नेताओं का दूसरी पार्टी में जाने की बात नई नहीं है।
आने वाले वक्त में कुछ और नेता नए झंडे के नीचे खड़े दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भटिंडा से हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, दल बदल कोई नई बात नहीं है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन फिलहाल ये दल बदल किसकी झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है रणनीतिक रूप से पंजाब में? देखिए, इस वक्त अगर नेताओं की गिनती की जाए कि कौन किस दल से किस दल में गया तो बड़ा मुश्किल होगा ये कहना, क्योंकि ठीक चुनाव से लगभग कुछ महीने पहले जहां बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे थे, अब चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले, जबकि लगभग एक महीने से भी कम का समय बचा है, यानी कि लगभग 20 दिन बचे हैं मतदान में, तो आम आदमी पार्टी से भी बहुत सारे नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और कुछ शिरोमणि अकाली दल के नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसमें एक जो कारण जो सबसे बड़ा है वो ये है दीपक, के वो सब नेता जो अपनी अपनी पार्टी में अपने अपने दलों के उम्मीद कर रहे थे कि उनको उनके इलाकों से टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि टिकटों के लिए जो एस्पायरेंट है, जो चाह रहे थे नेता हर पार्टी में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना, उनकी संख्या हर जगह ज्यादा थी। तो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला या जिनको किसी तरह का कोई दूरगामी आश्वासन भी नहीं मिला, तो वो सब एक पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और ये जैसा कि आपने रिपोर्ट में कहा, कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव से पहले ऐसी बात देखने को मिलती है। हालांकि कौन बड़े नेता किस पार्टी में गए हैं और उनका क्या फायदा होगा, ये ठीक चुनाव के वक्त पता चलेगा, जब वो नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे उन पार्टियों के लिए कैंपेन करने जो जिन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है। लेकिन बड़े नामों की अगर बात करें तो नवजोत सिद्धू को लेकर अभी भी एक तरह से तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। उसका दावा है कि वो कांग्रेस में ही है, सिर्फ एक औपचारिक आधिकारिक घोषणा करनी बाकी है और वो अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खुद सिद्धू की तरफ से अभी तक का कोई बयान नहीं आया, इसलिए स्थिति अभी फिलहाल स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला का दावा है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मैदान में आने और सिद्धू के बीजेपी छोड़कर जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने उनसे खास बातचीत की। इस बार जो विश्लेषण हो रहे हैं बार बार उसमें कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो बहुत मजबूत होगा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के खिलाफ। आज अगर विकास के रूप में देखें तो पंजाब देश के सबसे बेहतरीन प्रदेशों में से अगर कोई प्रदेश है जिसमें विकास बहुत तेजी से हुआ हो और क्वालिटी वाला हुआ हो तो वो सिर्फ पंजाब है। विकास लोगों को अच्छा लगेगा और इसलिए लोग तीसरी बार हमें सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। कई सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं ड्रग प्रॉब्लम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो उसका बुरा असर बीजेपी को भी झेलना पड़ सकता है। देखिए, विपक्ष के पास सिवाय आरोप प्रतिरोप के अलावा कुछ भी कहने को नहीं है। ऐसा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में हो, चाहे गुड गवर्नेंस के रूप में हो, पंजाब आगे आया है। आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर रही है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल लगातार वहां कैंपेन कर रहे हैं और आपकी जो सरकार है वहां पे उसके खिलाफ बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार लड़ाई जो है त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है? मैं इसमें बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसको आम आदमी कहते हैं वो आदमी तो कोई उसमें है नहीं। सभी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति और लुटेरों की पार्टी के रूप में आज जानते हैं। और मेरा तो इनके लिए है कि वो थॉटलेस है, हेडलेस है, बेसलेस है और उनको जो बोलते हैं तो उसको देख के कह सकते हैं कि सेंसलेस है। आपकी पार्टी से वरिष्ठ नेता माने जाते थे नवजोत सिद्धू, वो छोड़ के गए। उनके जाने का कोई खास असर आपको लगता है कि बीजेपी पर पड़ेगा अमृतसर में, खासतौर पे क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर पूरा पिछला इतिहास देखें तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि वो पार्टी से बड़े हैं, या उनके जाने या उनके हिलने से पार्टी की कमजोर हो सकती है और पार्टी ही वह हैं और जिधर जाएंगे पार्टी उधर चल जाएगी। ऐसा कईयों ने अपने सब पुलाव बनाए, खावी पुलाव बनाए थे, मगर अभी तक के इतिहास में आपने देखा है कि उनके जाने का पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टी का अक्ष भी उभरा है, पार्टी का आधार भी बढ़ा है।
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नकदी लाने ले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने इन राज्यों के पुलिस अधिकारियों से कहा है कि बैंक कैश से नकदी की आवाजाही पुलिस की निगरानी में हो और इसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को दी जाए। पुलिस अधिकारियों से बैंक कैश ट्रांसफर के दौरान उचित सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा गया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने नकदी लाने ले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। आयोग ने कहा कि एटीएम और बैंक के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में नकदी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हमारे जीवन के हर मोड़ पर काम आता है कागज। भारतीय कागज उद्योग की है अलग पहचान। तमाम मोर्चों पर कायम है चुनौतियां। कारखानों को नया जीवन देने में लगी है सरकार। प्रोडक्शन को और तेज़ी से आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग काफ़ी स्पेशल मेजर्स हाथ में ले रहे हैं। देखिए कागज उद्योग की चुनौतियों पर राज्यसभा टीवी की जमीनी पड़ताल, रविवार रात 9 बजे और मंगलवार दोपहर 3:30 बजे। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर रोक का विरोध जारी है। शनिवार को पोंगल के मौके पर मदुरै समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। राजनीतिक दल केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। जल्लीकट्टू पर रोक के खिलाफ शनिवार को तमिलनाडु के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। मदुरै में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। You cannot change the culture. It's people's culture. It's been all along for so many years, so you cannot change it. जल्लीकट्टू का आयोजन रोकने के लिए पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया था। इसके तहत जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। विपक्षी दल डीएमके ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। They never even bothered about the sentiments and the cultural importance of this festival. They just made empty promises and disappointed the people of Tamil Nadu. This is not torture to the animal, to the bullock. It's totally wrong that central government added bullock in the list of torturous animals. We are obeying the orders, but we do not lose our cultural right, the traditional right. तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के दौरान जल्लीकट्टू खेल होता है, जिसमें सांडों को काबू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सेना में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगी है और इस तरह की खबरें गलत हैं। सेना के पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि सोशल मीडिया की बजाय जवानों को शिकायत सेना की व्यवस्था के तहत ही करनी चाहिए। गृह मंत्रालय की ओर से अर्धसैनिक बल के जवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतने और सेना में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी की खबरें आई थी। हालांकि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। पूर्व सेना अधिकारी मानते हैं कि सोशल मीडिया की बजाय सेना की व्यवस्था शिकायतों के निपटारे के लिए सही माध्यम है। ऑफिसर्स जेसीओस का रिलेशंस हमारा कैसे है, कितना मिल मिलाप है, कितना हम एक साथ रहते हैं और कितना हम दूसरे का क्या प्रॉब्लम वो जानते भी हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व भी करते हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से अर्धसैनिक बलों के जवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने की खबरें आई थी। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि सेना में जवानों की शिकायतों के तुरंत समाधान को सुनिश्चित किया जा रहा है। सेना प्रमुख ने भी गुरुवार को शिकायतों के लिए नई व्यवस्था लाने का भरोसा दिलाया था। किसी जवान के कुछ शिकायत होगी, एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अनुसार अगर कुछ कंप्लेन होते हैं तो हमारी आर्मी सक्षम है सब देखने के लिए। सेना के जवान युग प्रताप सिंह ने वीडियो जारी कर अफसरों पर निजी काम कराने के आरोप लगाए हैं। पिछले कुछ दिनों में जवानों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अधिकारियों
और सुविधाओं को लेकर शिकायत की है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने खराब खाना मिलने की बात कही थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने पीएमओ को भेजी रिपोर्ट में जवान के आरोपों को खारिज किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने की मोहम्मद अजहरुद्दीन की उम्मीदों को झटका लगा है। एचसीए के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं के राजीव रेड्डी, उन्होंने उनका नामांकन खारिज कर दिया है। अजहरुद्दीन का आरोप है कि उन्हें इसकी वजह नहीं बताई गई और इसलिए वो फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख करेंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 जनवरी को होना है। मैच फिक्सिंग मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने अजहरुद्दीन के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन बीसीसीआई ने उनसे दूरी बनाए रखी। I gave him all the answers he asked from me, and I gave him all the prerequisites, whatever he required about my case, because they kept saying that because of the BCCI thing, I gave him the court order also. And I think rejection has come. I think it's very sad, that this had to happen. बिहार के पटना में गंगा नदी में नाव डूब गई है। हादसे के वक्त नाव में करीब 40 लोग सवार थे। मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए कई लोगों को बचा लिया। एक महिला का शव निकाला गया है, वहीं कई लोग अब भी लापता हैं। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव का काम भी जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल रहे सुरजीत सिंह बरनाला का आज चंडीगढ़ में निधन हो गया। वो 91 साल के थे। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव लोगोवाला समझौते के बाद वो 1985 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। वो तमिलनाडु के साथ साथ उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। तमिलनाडु का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने 1991 में डीएमके सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करने से इनकार कर दिया था। वो केंद्र में कृषि और रसायन उर्वरक मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उनके निधन पर शोक जताया है। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत इन दिनों कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है। मैदानी इलाकों की ये मुश्किल पहाड़ों में हो रही बर्फबारी ने बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों में जनजीवन ठप हो गया है, जिसके चलते लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 15 और 16 जनवरी को हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। श्रीनगर में शनिवार को -6.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। टेम्परेचर तो काफी ज्यादा लो है, तो इस वजह से काफी दिक्कत आ रही है। कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज करना पड़ रहा है, आग जलानी पड़ रही है, फिर इसी वजह से मैनेज हो पा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से सर्दी का सितम और बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह का तापमान 4.3 डिग्री दर्ज किया गया। सर आग जला रहे हैं और अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकले, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है। धुंध की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें देरी से चल रही हैं। 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है। 8:30 बजे का 8:35 का ट्रेन था शाम में, जबकि हम यहाँ पर 7 बजे से ही बैठे हैं और हमें कह रहे थे जो कि हाँ तुम्हारा ट्रेन लेट है और जाएगा तुम्हारा ट्रेन। क्या कह रहा है तो कि 8 बजे सुबह जाएगा। लोग ठंड से बचने के लिए चाय से लेकर सभी घरेलू उपायों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड से निजात नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात ने आज रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 41 बार की चैंपियन रही मुंबई को हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा जमा लिया है। गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल के शतक की बदौलत मुंबई को 5 विकेट से हरा दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में 5वें दिन गुजरात ने 312 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई ने पहली पारी में 228 रन बनाए थे, वहीं पार्थिव पटेल के 90 रन की पारी के जरिए गुजरात ने पहली पारी में 328 रन बनाए। मुंबई ने दूसरी पारी में 411 रन बनाए थे और 312 रनों का लक्ष्य दिया था। दोनों पारियों में शानदार खेल के लिए पार्थिव पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उसमें एक यादगार पल।
मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू से पूरा देश भक्ति में डूबा रहा। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार मनाया। गंगा सागर में करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। दक्षिण भारत में पोंगल की धूम रही। देश भर में शनिवार को मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल का त्योहार पारंपरिक उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। नई फसल के स्वागत में लोग जोश से भरे नजर आए। मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने नदियों में पवित्र स्नान किया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। संक्रांति के दिन पूर्वजों से चला आ रहा है स्नान करने का, तो अभी हम गया गए थे पूर्वजों के लिए। तो लोग बोलते हैं कि जब तक यहाँ गंगा सागर स्नान नहीं करते हैं तब तक पूरा नहीं होता है। मकर संक्रांति के स्नान करने से समस्त परिवार का मंगल होता है और आज के दिन तिल और चावल, गुड़, ये कंबल आदि का दान होता है। असम में माघ बिहू का त्योहार आस्था के साथ मनाया गया। इसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। पीस प्रिवेल, हमारा मन से जो दुर्भावना है, दुश्चिंता, ये सब ना हो और समाज में शांति प्रतिष्ठा हो, ये मेरा कामना है। दक्षिण भारत में पोंगल की धूम रही। इस मौके पर बैलों को पारंपरिक तरीके से सजाया गया। ये फसल की कटाई का उत्सव है और लोग भरपूर फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वहीं गुजरात में उत्तरायण पर्व मनाया गया। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। यह त्योहार आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू, पोंगल और उत्तरायण की बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।